प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास हरदोई, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जैसे कि मैं आप लोगों से बताऊं कि सबसे पहले मैं कुंडलियों के अध्ययन से पूर्व उस कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूँ। जन्म होता है जातक का अश्विन माह में। ऐसे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची रहती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से जितने भी पापग्रह हैं कुंडली के, यानी कि शनि, मंगल, राहु, केतु, वो बलवान हो जाएंगे। और वो बलवान होने की स्थिति में जातक को एग्रेशन, उच्च महत्वाकांक्षा, थोड़ा निर्दयी, थोड़ा कम दान करने वाला, लेकिन फिर भी दान पुण्य पूजा पाठ में बहुत काफ़ी हद तक विश्वास करने वाला, परोपकार करने की मंशा रखने वाला होता है। मतलब वो चाहेगा कि उसके हाथों परोपकार हो। जैसे नल लगे, कुआं खोदवाया जाए, बावड़ियाँ लगे, सड़क के किनारे चापाकल लगाया जाए या कुछ अच्छा काम किया जाए, ऐसा वो सोचने वाला होता है। मंगलवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए मंगलदेव पंचम भाव में बैठे हैं, जिनके ठीक पीछे केतु बैठ करके करियर वाले भाव को थोड़ी बहुत कमजोरी दे रहे हैं, या अनस्टेबिलिटी जो आ रही है वो चतुर्थ स्थान के केतु के कारण और पंचम भाव में नीचा विलासी मंगल के कारण। मंगल कुंभ लग्न की कुंडली के लिए दशम और तीसरे भाव के स्वामी होकर के बहुत अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। इस वजह से वो व्यक्ति को यश और उस व्यक्ति का जो पराक्रम का परिणाम है वो जल्दी नहीं देते, थोड़ा विलंब लगता है। लेकिन एक बात जो अच्छी है कि उस मंगल से चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, जो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव को देखने के कारण व्यक्ति को आज नहीं तो कल धनवान बना ही देते हैं। अवस्था के हिसाब से कुंडली में पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रहेगा। जैसे जैसे व्यक्ति उत्तरार्ध यानी कि उत्तर काल की आयु को प्राप्त करेगा, वैसे वैसे जीवन में सुख, समृद्धि और श्रेष्ठता, सामाजिकता बढ़ती जाती है। कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति संततिवान होता है और साथ ही साथ कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस वजह से भी यहाँ पे जातक के जीवन में धन, गंभीरता, चारित्रिक प्रभाव, गुण दोष को समझना, कठोर और जिद्द, ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ऐसी अवस्था जातक के जीवन को धन और सुखों से भरने वाली होती है। भरणी नक्षत्र, ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। अगस्त के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा या कई बार व्यक्ति को शरीर में कपकपी या कई सारी समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसमें पेट की समस्या, कई बार हार्मोन की गड़बड़ी से बहुत सारी बीमारियां परेशान करती हैं। भरणी नक्षत्र वज्र योग, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में रजस तत्व की प्रधानता है, वो राज करना चाहता है और अपने प्रभावों को लेकर के वो काफी हद तक काफी असुरक्षित भी है, या ये कह सकते हैं कि वो कई तरीके से अपने प्रभाव को दूसरों पे थोपना भी चाहता है, या कई बार कुछ प्रभावों के कारण, कुछ कलयुगी प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए और अपने हावी होने के प्रवृत्ति के कारण न चाहते हुए भी दुश्मनों को इकट्ठा कर लेता है या दुश्मनी कर लेता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या है, द्वेष भी है, जलन की भावना भी है, क्रोध भी है, कभी कभी अहंकार भी करेगा, धन खूब कमाने की इच्छा और मंशा है। क्रोध आ जाए तो उसकी बाल की काल बचे, होता ना, चमड़ी खींच ले, उधेड़ने वाला, ऐसा ही भरणी नक्षत्र है, ऐसा होता है। मांस का कारोबार करने वाला, आयात निर्यात करने वाला,
धन कमाने के लिए व्यक्ति बहुत सारे सिद्धांतों की अवहेलना भी कर जाता है और विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे प्रगति के रास्ते खुलते हैं। मांस बेचने और खरीदने का अर्थ मेरा यहाँ ये भी होगा कि व्यक्ति धन कमाने के लिए कुछ भी करता है, ऐसा। और एक और भी बात है कि ये अत्याधुनिक व्यापार करने वाला होता है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरीके का तकनीक को बेचना और खरीदना, भाषा को समझना और उसके बल पे धन कमाना, बाजार की आवश्यकता को समझना और फिर अपने आप को स्थापित करना और फिर बाजार से धन कमाना। साथ ही साथ अगर और भी देखें तो ये भरणी नक्षत्र का प्रभाव, जहां मंगल और शुक्र के प्रभाव के आने के कारण व्यक्ति कई बार वो काम भी करते देखा जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जैसे चमड़ी का काम, मछली पालन का काम, शराब का काम, जुआ अड्डा, लॉटरी, शेयर, सट्टा, कई ऐसे व्यापार जो व्यक्ति को नहीं होने चाहिए या व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो भी करने वाला होता है। और खूब धन इकट्ठा करने वाला होता है। धार्मिक होगा पर वो धन कमाने के लिए कई बार धर्म से समझौता भी कर लेने वाला होगा। ये नक्षत्र क्यों है? नशा का व्यापार करने वाला, शराब, है ना, अफीम, चरस, गांजा, या कई बार प्रभावों के आने के कारण, बाह्य प्रभावों के कारण व्यक्ति उन सभी लोगों से मैत्री करता है या उन सभी लोगों से वार्ता करता है और अपना पुण्य क्षय करता है। मतलब हमें इन सभी चीजों से बचना होगा, कहने का अर्थ मेरा ये है। केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं उसमें कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं बैठा है। अब आप कहेंगे कि राहु केतु बैठे तो हैं, पर वस्तुतः ये छाया ग्रह हैं। प्रकाशक ग्रह जो होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह की संज्ञा नहीं दी गई है। प्रकाशक ग्रह के संज्ञा में आते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो हैं वो प्रकाशक ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। जबकि 5 ये जो ग्रह हैं, मैं उल्टा बोल गया कि चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 तारा ग्रह हैं। क्या कहा इन्हें शास्त्रों में? चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 तारा ग्रह हैं। प्रकाशक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, ये प्रकाश करते हैं या इनका प्रकाश हमें प्रभावित करता है। और दूसरा छाया ग्रह जो है राहु और केतु। तो राहु और केतु छाया ग्रह है। वस्तुतः ये किसी तरीके से नोड हैं। वस्तुतः ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी नहीं होती या कम होती है या ना के बराबर होती है। इनको केंद्र में बैठने का कोई इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह केंद्र में बैठा है, मतलब कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं बैठा है। अगर इनके अतिरिक्त तो ये कहेंगे कि कुंडली के केंद्र में भाव खाली हैं। राहु और केतु को कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के कारण उन्हें ये कहा गया कि ये ग्रह स्वरूप हैं, तो पर ये किसी के प्रभाव से या प्रभावित होते हुए परिणाम करते हैं और जातक को प्रभावित करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। लग्न का मान 15 अंश का बना है। 15 अंश का लग्न प्रबुद्ध लग्न कहा जाता है। उत्तरा क्या बोलते हैं, शतभिखा नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत नक्षत्र आता है और शतभिखा नक्षत्र के अधिपति राहु हैं, जो कि केंद्र में दशम स्थान में बलवान होते हैं। दशम स्थान में अगर राहु बैठेंगे तो ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला और व्यक्ति के अंदर जो आगे बढ़ने की साहस है, जो आगे बढ़ने का उत्साह है, उसकी भरपाई करने वाला या उसको बल देने वाला बना देते हैं। इसका एक अर्थ ये भी होगा कि दशम स्थान के राहु के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमागी होता है और अपने प्रभावों को लेकर के बड़ा ही विश्व की भांति समाज पे फैलने वाला होता है। आप कई बार ऐसे तीव्र राजनीतिज्ञों की कुंडली देखेंगे जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनके पीछे काफिला चलती है। ये वही लोग होते हैं जो देश का संविधान बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो नीति निर्धारण करते हैं और इनकी गाड़ियां कभी भी लाल बत्ती पे नहीं रुकती। मतलब राहु की दशा में व्यक्ति के कारोबार में, व्यक्ति की हैसियत में, व्यक्ति के प्रभावों में, व्यक्ति के जो बाह्य प्रभाव कहें या आंतरिक प्रभावों में, उसमें बड़ा ही एक मजबूत स्थिति देखने को मिल जाती है। तो ये बात राहु की दशा में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद लग्न का मान अगर 15 अंश बैठा है तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, व्यक्ति का चिंतन ठीक है, उसकी आयु भी अच्छी है और वो प्रायः छोटी मोटी बीमारियों से या किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी और गंभीर बीमारियों से बच जाता है। उसका चरित्र चिंतन सदैव ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थों को समझने में लगा रहता है।
वो अपने वाणी को सत्य बोलने के लिए प्रकट करता है। मित्र और शत्रु देख करके कभी भी सत्य और असत्य नहीं बोलता। वो सबके लिए एक जैसा सामान्यतया समान व्यवहार करने वाला होता है। चरित्रवान, गुणी और सुखी होने की कोशिश व्यक्ति को हमेशा करनी चाहिए। शास्त्रकार तो ये लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में गुरु और सूर्य न बैठे हों तो व्यक्ति को अपने चिंतन पे, व्यक्ति को अपने कंसंट्रेशन पे, व्यक्ति को अपने चरित्र पे, व्यक्ति के अपने पूर्वजों पे और व्यक्ति को अपने धर्म शास्त्रों पे और अपने अनुशासन पे बहुत सारा काम करना पड़ता है। और अगर केंद्र में गुरु और सूर्य नहीं है तो आपको चरित्र का भी निर्धारण करना होगा। अपने आप को समाज में एक भाव बताना होगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हठी हूँ, मैं गुस्सैल हूँ, मैं परोपकारी हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं कैसा हूँ। तो जो इमेज समाज में खुल करके नहीं बन रही है वो इसी गुरु और सूर्य के अष्टम भाव में आने के कारण। आप हैं अंदर से अच्छे, पर समाज और दुनिया आपको या आपकी अच्छाई नहीं जान पा रही, या किसी भी कारण से वो सामने से प्रस्तुत नहीं हो रहा, या किसी भी कारण से वो समाज के सामने आ नहीं रहा है। इस वजह से कई बार आप अपने इमेज को लेकर के प्रायः अंतर्द्वंद में फंसे रहते हैं या उलझे रहते हैं। यहाँ पे दो बातें और भी होंगी कि व्यक्ति के पास जो पाप पुण्य का खेल है, जो वो पाप कर रहा है वो इसी गुरु और सूर्य के कारण कर रहा है। जो वो पुण्य कर रहा है वो नवम भाव के शुक्र और बुध के कारण कर रहा है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो धर्म है, जो परोपकार है, जो दया है, जो धर्म को समझने की शक्ति है, जो पुराणों को अध्ययन की मंशा है, जो लालसा है, वो शुक्र और बुध के कारण है। व्यक्ति की जो उच्च शिक्षा है वो शुक्र और बुध के कारण है। व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है वो शुक्र और बुध के कारण है। व्यक्ति को जो पुराणों में अध्ययन की रुचि है वो गुरु और सूर्य के कारण है। आप समझ रहे होंगे। तो ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। लग्न के अधिपति 12वें गुरु से दृष्ट होने से और स्वग्रही होने से लग्नेश शनि स्वयं बनते हैं। 12वें भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति होने के कारण शास्त्रकार ने इन्हें दोषयुक्त कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ये शनि थोड़े से दोषयुक्त भी होंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि लग्नेश शनि भले स्वग्रही बैठे हैं पर वो दोष से परेशान करेंगे। मतलब वो आपको आपके व्यय पे परेशान करेंगे। कई बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, क्रेडिबिलिटी पे, विश्वास पे संशय लगता है, प्रश्न चिन्ह बनता है। और जैसे जब जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि बैठ जाते हैं तो उन्हें हर्षित बलि कहा जाता है। वो हर्ष से बलि हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मोक्ष के कारक है ना। और गुरु की दृष्टि हो जाती है, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पे तीसरी, और गुरु और सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पे, राहु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पे। तो कम से कम एक भाव ऐसा बना जिसपे शनि, राहु, गुरु और सूर्य, तो वो भाव एक तरीके से वाणी जो है वो गुरु भी सत्य बोलने वाले, सूर्य भी कड़वा बोलने वाले, राहु भी भ्रम देने वाले और शनि तो वैसे ही पाप, हठ, जिद्द, क्रोध और प्रायः अनियंत्रित वाणी बोलने वाले। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने कुटुंबजन, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को कुशल बनाने की कोशिश करनी होगी। और यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान भी रहना होगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था जिसमें मैंने थोड़े से ग्रहों के बारे में भी चर्चा की है। अब आगे आपका ध्यान और भी कुंडली के और भी अन्य पक्षों पे लेके आता हूँ। द्वितीय भाव के स्वामी का द्वितीय भाव को देखना व्यक्ति के पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने वाला या अपनी बातों पे विश्वास करने वाला बना देगा। वहीं जब नवांश कुंडली के दूसरे भाव पे देखते हैं तो वहां भी देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में राहु के साथ बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति सत्य बोलने से या अपनी बात को प्रकट करने से कभी भी वो झिझक नहीं रखेगा। यहाँ पे जो गुरु के साथ राहु नवांश चक्र में बैठे हैं, इसका स्पष्ट अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति संबंधों को लेकर के जैसी स्थिति उधर से होगी वैसी ही स्थिति इधर से भी करने वाला होगा। मतलब अगर सामने वाला मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है तो व्यक्ति मित्र है, अगर शत्रुता की स्थिति उत्पन्न कर रहा है तो व्यक्ति उसके लिए शत्रु है। दूसरा, परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल विवाह के बाद करने वाला होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने संबंधों को लेकर के, उसकी ऊंचाइयों को लेकर के काफ़ी सजग रहने वाला, दृष्टिकोण सकारात्मक रखने वाला। और तीसरे भाव में स्वग्रही जो मंगल बैठे हैं, जबकि तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि के, जिसके अधिपति उससे 3 घर आगे पापग्रह होकर के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति मेहनत को लेकर के पॉजिटिव अपीयरेंस रखने वाला, दृष्टिकोण मजबूत रखने वाला, सकारात्मक व्यवहार करने वाला और विवाह को बचाने की कोशिश पुरजोर करने वाला होता है। अगर तीसरे भाव में स्वग्रही मंगल नहीं होते और द्वितीय भाव में गुरु स्वग्रही नहीं होते
तो ये दोनों ही स्थितियां विवाह को टिकाने में या विवाह की दूरी को तय करने में कमजोर हो जाती। लेकिन चूंकि वहां स्वग्रही द्वितीय भाव में गुरु राहु के साथ संबंधों की ऊंचाइयों को परिभाषित करेंगे, और तीसरे भाव में जो स्वग्रही मंगल बैठे हैं वो संबंधों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, उसको बचाने की पूरी कोशिश करना, लेकिन फिर भी थोड़ा लुंज पुंज वाला बिहेवियर भी देता है। मतलब व्यक्ति बचाने की कोशिश करता है, पर सामने वाला अगर उस विवाह में उसका विश्वास नहीं है तो इधर से भी वो विश्वास टूट सा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा 15 अंश के बैठे हैं और गुरु से 6वें 8वें के संबंध में, सूर्य से 6वें 8वें के संबंध में। तो जब चंद्रमा से गुरु का अंतर चलेगा या गुरु में चंद्रमा का अंतर चलेगा, या जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे, तो व्यक्ति में जिद, हठ, क्रोध और गलत लोगों का संपर्क बढ़ेगा। जबकि उसी चंद्रमा में जब सूर्य का अंतर आएगा, या जब सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा, या ये जो दोनों ग्रह एक साथ एक्टिव होंगे, तो उस समय व्यक्ति का धन, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की सामाजिकता, व्यक्ति का साहस और व्यक्ति की बुद्धि, उसका तर्क, ये बढ़ेगा। आपके ऊपर से जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो महादशाओं के ऊपर निर्भर करता है। ग्रहों का क्लैश करना, ग्रहों का उठना बैठना, ग्रहों की महादशाओं का चलना, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर, ये जितने भी ग्रह होते हैं वो कुंडली में एक स्थिति जो बनी होती है आपके जन्म के समय पे, वो जब ग्रह एक्टिव होगा तो उस गुण दोष को जो उस कुंडली में बने हैं उसको परिणाम स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। जब कुंडली में कोई गुण दोष बना नहीं है, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी है तो सामान्यतः दशा अच्छी जाएगी। जब कुंडली में स्थिति कमजोर बन गई तो अब जब वो ग्रह एक्टिव होंगे तो कमजोर परिणाम देंगे। बाकी कुंडली और कुछ विशेष नहीं है। चंद्रमा जब भरणी नक्षत्र के बैठेंगे तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि नवांश कुंडली में भी जो चंद्रमा बैठे हैं वो सिंह राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठ रहे हैं। अपने मित्र के साथ तो नहीं, पर वहां पे जो सप्तम भाव की स्थिति बन रही है वहां पे एक असमंजस की स्थिति में लेके जा रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि उस चंद्रमा और उस सूर्य पे शनि का प्रभाव कई बार भ्रम भी लेगा या मतभेद भी देगा, या कई बार वहां पे एक अंधेरेपन की स्थिति भी लेके आएगा। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो यहाँ पे नवांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं और जो यहाँ पंचम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, अष्टम भाव में केतु, तो यहाँ स्वग्रही गुरु, यहाँ स्वग्रही मंगल, यहाँ पे शनि और शुक्र दोनों ही जिस स्थिति में बैठे हैं उसमें बुध और शनि का परिवर्तन है। यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो पंचम भाव के अधिपति होकर के बुध जन्म कुंडली के नवम भाव में। तो ये तो स्थिति प्रेम और दया के मामले में अच्छी है, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, श्रेष्ठता, बुद्धिमानी, इन सभी मामलों में अच्छी है। पर यहाँ पे भी वो स्थिति इसकी पुष्टि कर रही है क्योंकि पंचम विद्या, बुद्धि, ध्यान, ज्ञान, वाणी का सुख वो लग्न में बैठ गया और लग्न के अधिपति पंचम में बैठ गए। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठ गए? जाकर के स्वग्रही गुरु से दृष्ट, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति नवम में। ये स्थिति अच्छी बनी। तो यहाँ लग्नेश स्वग्रही गुरु से दृष्ट, ये अच्छा हो गया। यहाँ पे लग्न के अधिपति पंचम में, पंचम के अधिपति लग्न में, ये स्थिति अच्छी हो गई। यहाँ पे लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि के साथ चतुर्थ भाव के अधिपति स्वग्रही मालव्य योग और पंचम भाव के अधिपति नवम में। तो ये जो नवांश और लग्न कुंडली में जो स्थिति बनी है, द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय को देख रहा है। धन भाव से जब कभी भी सूर्य का संबंध बनेगा तो व्यक्ति धन से थोड़ी बहुत चिंताएं करता है, या कई बार उस दशा काल में व्यक्ति को धन से संबंधित चिंताएं होती है, या वाणी कठोर या कड़वी हो जाती है। पंचम भाव पे मंगल का संबंध दशम भाव के अधिपति होकर के बैठना, और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं लेकिन विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से वो यहाँ अपनी गौण राशि यानी कि दशम भाव का फल करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मंगल अपनी दशा काल में जातक को एग्रेशन देंगे, कारोबार में वृद्धि देने की कोशिश करेंगे। वो चाहेगा कि उसका कारोबार, उसका करियर एक स्टेबिलिटी को प्राप्त करे। और क्योंकि ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कुंडली में कि दशम स्थान के अधिपति पंचम भाव में बैठते हों, और उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति ये मानी जाती है कि पंचम भाव के अधिपति नवम में बैठे हों। उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति ये मानी जाती है कि नवम का स्वामी नवम में बैठा हो। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये मानी जाती है कि दशम स्थान के अधिपति पंचम में बैठे हों, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये सबसे बलवान भाव होते हैं। कौन कौन से? पंचम, पंचम से बलवान नवम, नवम से बलवान दशम। अगर त्रिकोण की बात करते हैं तो लग्न से बलवान पंचम, पंचम से बलवान नवम भाव, और अगर केंद्र की बात करते हैं तो लग्न से बली चतुर्थ, चतुर्थ से बली सातवां, और सातवां से बलवान दशम भाव। शास्त्रकार ये भी लिखते हैं कि दशम स्थान में पापक ग्रहों का बैठना और एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना कुंडली के अतिरिक्त बलवान होने के मार्ग को प्रशस्त करती है और उस पर ठप्पा लगा देती है कि व्यक्ति की प्रगति निश्चित रूप से होगी। तो ये कुंडली में जो एक झरोखा मैंने प्रस्तुत किया ये बड़ी अच्छी है, जो कुंडली के
चरित्र को, व्यक्ति के धन को, व्यक्ति के प्रॉस्पेरिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाली बन रही है। पंचम भाव में से पहले अगर मृगशिरा नक्षत्र में केतु बैठे हैं तो वहाँ उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत मानसिक अशांति, मानसिक दबाव और कई बार बेवजह हेडक, माता को बीमारियां, घर में थोड़ा बहुत कलह, या कई बार व्यक्ति अपने आप को कभी भी गलत मित्रों के साथ ले जाना नहीं चाहता है, पर पता नहीं क्यों ऐसी स्थिति बनती है उस केतु के कारण कि वो ऐसे मित्र आ ही जाते हैं, या कई बार व्यक्ति चाह करके भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता है केतु की दशा में। चतुर्थ स्थान पे गुरु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को धन संपत्ति, संपदा आदि इकट्ठी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि पंचम भाव में मंगल 22 अंश 9 कला के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, तृतीय भाव के स्वामी होकर के पापग्रह अपने भाव से 3 घर आगे, ये तृतीय भाव का बल बढ़ा रहे थे। क्योंकि शास्त्रकार ये लिखते हैं, शास्त्र कहता है, ज्योतिष में सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अगर पापग्रह, किसी भी भाव का स्वामी कोई अगर पापग्रह बनता हो, जैसे कि मंगल यहाँ बन रहे हैं, और ये आप सभी ग्रहों पे लागू करिएगा, तो पापग्रह जहाँ कहीं भी बैठे, अगर वो अपने भाव के स्वामी से 3 घर आगे बैठा है और वो पापग्रह है, तो इसका अर्थ होगा कि वो उस भाव की वृद्धि करेगा। और अगर कोई शुभ ग्रह है और अपने भाव से 9 घर आगे, 5 घर आगे या 4 घर आगे बैठा है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो पंचम भाव से केंद्र में शुभ ग्रह, किसी भी भाव से केंद्र में अगर शुभ ग्रह यानी कि चौथे या 10वें अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो वो उस भाव का बल बढ़ाते हैं। तो पंचम भाव से 4 घर आगे गुरु बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव विद्या बुद्धि विवेक का बल बढ़ेगा, व्यक्ति गुरु की दशा में इन सभी चीज़ों की वृद्धि होगी। वहीं पे बुध की दशा जो पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम में बैठे हैं, तो ये अपने आप में, और योग कारक ग्रह की स्थिति के साथ कुंभ लग्न की कुंडली के लिए योग कारक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के शुक्रदेव महान राजयोग बनाने वाले, अपने माता और पिता की खूब सेवा करने वाला, धर्म करने वाला, दार्शनिक चिंतन वाला, मंत्र जापक और बहुत सारी सिद्धि बुद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन शास्त्रकार क्या कहेंगे कि किसी भी भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो, अपने भाव से पंचम भाव में बैठा हो, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। सिद्धांत ज्योतिष का ये भी कहेगा कि नवम भाव अगर आपकी कुंडली का बलवान है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि यहाँ पे भी नवम भाव के स्वामी पंचम में बैठ रहे हैं, मित्र के साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पे भी पंचम भाव के अधिपति नवम में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित है, श्रेष्ठता बनी है, दृष्टिकोण उदार है, सांसारिकता थोड़ी कम, व्यवहारिकता थोड़ी कम, लेकिन आध्यात्मिकता वस्तु स्थिति के आधार पर आगे बढ़ती जाएगी और व्यक्ति धर्म, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, परोपकार आदि में विश्वास करता और बढ़ता जाता है। मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में बैठेंगे और गुरु से केंद्र में है। मंगल और गुरु का संबंध चौथे 10वें का बन रहा है। इस वजह से मंगल की दशा में जब कभी भी गुरु का अंतर आएगा तो 90% तक आपके ग्रह आपके समक्ष मजबूत परिणाम करेंगे। लेकिन जब कभी भी मंगल की दशा में केतु का अंतर आएगा या जब कभी भी मंगल की दशा में शनि का अंतर आएगा तो काफ़ी जातक के जीवन में कष्ट और व्यय, स्वास्थ्य परेशानियां, मानसिक कष्ट और कई बार परेशान होने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात और भी याद रखना होगा कि यहाँ चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो 2 शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं, पर ये सामान्यतः व्यक्ति के इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाने वाले होंगे। मतलब चंद्रमा की दशा में शुक्र का अंतर और चंद्रमा की दशा में बुध का अंतर व्यक्ति को इमोशनल एक्टिविटी में लेके जाएगा, विवाह, संतान, दाम्पत्य, मतलब उसका जो पारिवारिक जीवन है वो मजबूती को प्राप्त करेगा। जबकि उसी चंद्रमा की दशा में जब शनि और उसी चंद्रमा की दशा में जब गुरु या सूर्य का अंतर आएगा तो व्यक्ति के कारोबार में, करियर में और प्रोफेशनल करियर में थोड़ी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता बढ़ेगी। मंगल की दशा में गुरु अच्छे जाएंगे, मंगल की दशा में सूर्य अच्छे जाएंगे, मंगल की दशा में शुक्र और मंगल की दशा में बुध भी दशाओं के क्रम में अच्छा परिणाम देंगे। जहां धर्म, आध्यात्म, चिंतन, दान, पुण्य, पूजा पाठ होगा, उसी मंगल की दशा में केतु और उसी मंगल की दशा में शनि कमजोर जाएंगे। जबकि मंगल और राहु की दशा में क्रोध, हठ, शठता, मूर्खता, जड़ता, आलस्य, प्रमाद, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और निर्णय लेने में जल्दबाजीपन की स्थिति में ले जाने वाले बनेंगे। उसी तरीके से अगर पंचम भाव के बाद छठवें भाव की बात करते हैं तो ये तीसरे भाव में बैठे तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। छठवें भाव पे शनि की शत्रु दृष्टि है और इस भाव का बल कोई ग्रह बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि इसके ठीक 3 घर आगे गुरु जैसा शुभ ग्रह और सूर्य कमजोर होते हुए बैठे हैं। मतलब दोनों बैठे तो सामान्यतया ठीक नहीं है, वहाँ पे उन लोगों को नहीं बैठना चाहिए था। इसके कारण कई बार व्यक्ति को पेट से और कई बार उसके प्रभावों में गड़बड़ी होती है, उसका आत्मविश्वास मुखर होता नहीं है, ये बात होती है। तो जन्म कुंडली में छठवें भाव की स्थिति थोड़ी कमजोर बन रही है, इस कारण से व्यक्ति को मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। इसका एक कारण और भी होगा कि तीसरे भाव के स्वामी नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ना तो पंचम भाव पे
और न तो पंचम के कारक पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस कारण से व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आगे मैं और भी बात बता दूं तो एक चीज़ और भी जो समझना होगा कि छठवें भाव की स्थिति तो मैंने बात कही, पर छठवें भाव पे शनि की दृष्टि कई बार शनि की दशा में व्यक्ति को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस कराते हैं। और चंद्रमा की दशा में जब कभी भी केतु का अंतर आए, चंद्रमा की दशा में जब राहु का अंतर आए, मन अंतर दशा प्रत्यंतर की भी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, कई बार घर से भाग जाऊं, अलग हो जाऊं, अकेले रह जाऊं, एकांत में रहूं, इस तरीके की प्रवृत्ति आती है। या कई बार व्यक्ति चंद्रमा की दशा में जब राहु का अंतर आए, राहु की दशा में जब चंद्रमा का अंतर आए, चंद्रमा की दशा में जब केतु का अंतर आए, केतु की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर आए, जब ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे तो व्यक्ति नशे की चपेट में आएगा, गलत लोगों के संपर्क में जाएगा। उसी तरीके से जब वो स्थिति आएगी तो व्यक्ति कई बार महामारी या कोई ऐसी विश्वव्यापक जो बीमारियां फैलती हैं उसके संपर्क में आता है, या कई बार उसका मन थोड़ा तितर बितर होता है, बेचैन होता है। उस समय हमें अपने आप को बैलेंस करना होगा, उस समय अपने आप को शांत करना होगा, अच्छे लोगों से मैत्री करनी होगी। जो प्रायः आपको चापलूस करता हो या आपकी चापलूसी करता हो, उन लोगों से दूरी बना करके हाथ जोड़ करके किनारे हो जाना चाहिए। सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर हाँ प्रायः यहाँ पे आप लोगों को ये डर लगेगा कि सप्तम भाव के अधिपति हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं तो खतरनाक हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे अष्टम भाव, सप्तम भाव के स्वग्रही सप्तम बैठे हैं और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। सप्तमेश गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, 12वां भाव सुरक्षित है और जन्म कुंडली के चतुर्थेश बलवान है। इस वजह से यहाँ पे सप्तम भाव की व्याख्या सिर्फ सप्तमेश के अष्टम भाव में बैठ जाने से ही गड़बड़ नहीं हो जाएगी। उसके लिए आपको कुंडली के बाकी के अन्य पक्षों को भी सराहना होगा और उसकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। सिर्फ अगर आप सप्तम भाव की व्याख्या करेंगे तो कुंडली अधूरी होगी। इसका कोई भी ग्रह अगर कमजोर बैठ रहा हो या बहुत अच्छा भाव नहीं पकड़ रहा हो तो हमें कुंडली के लग्न लग्नेश, नवांश के लग्न लग्नेश, लग्न कुंडली का वो भाव, नवमांश कुंडली का वो भाव समझ लेना होगा। अगर वैवाहिक पक्ष से देखें तो सप्तम भाव की चर्चा हो रही तो सप्तमेश अपने भाव से द्वितीय भाव में बैठे हैं। जिस भाव में बैठे इस भाव का अधिपति यहीं तुरंत सन्निकट बैठा है धन की स्तुति। अब जरा ध्यान से देखिए, तो सप्तम भाव के अधिपति दूसरे घर में, अपने घर से दूसरे, और अष्टम भाव के अधिपति अपने घर से दूसरे, और नवम भाव के अधिपति स्वयं नवम भाव में बैठे हैं। तो ये तीनों ही भाव उतने खराब नहीं होंगे जितना आप देख रहे हैं सामान्यतया। तो यहाँ पे किसी भी भाव का स्वामी जब अपने घर से दूसरे जाता है तो वो धन भी देता है। तो सप्तमेश अष्टम में जाएंगे और गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे तो ये लाभ भी देंगे, क्योंकि सप्तमेश की युति एकादशवें भाव के अधिपति के साथ हो रही है। तो थोड़ी बहुत दिक्कत कहाँ होगी कि लाभ और धन के अधिपति जब अष्टम में बैठेंगे तो व्यक्ति को गुरु की दशा में या सूर्य की महादशा हो, गुरु का अंतर हो, गुरु की महादशा हो, सूर्य का अंतर हो, मतलब जब ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे किसी भी महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो हमें किसी को धन देने से बचना चाहिए। ससुराल से उस दौरान धन की प्राप्ति होती है, उस दौरान हमें किसी को किसी के लिए ऋण नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, आपका मित्र कह देगा कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड पे कुछ अपना मेरा काम करवा दो, आप निकाल तो लेंगे अपनी मित्रता में, पर वो फिर आपको पैसे नहीं देगा। तो इस तरीके का काम सूर्य इस कुंडली में ऐसे कराते जाएंगे। उसी सूर्य की दिशा में व्यक्ति को हड्डियों का रोग होता है, चोट चपेट की घटनाएं होती हैं, कई बार छत से गिर जाए, पैर टूट जाए, नाखून टूट जाए, घाव हो जाए, पेट में चीरा लगाना पड़े, अपेंडिक्स हो जाए, थायराइड हो जाए, इस तरीके की समस्या होती है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है। तो मतलब हमें उस समय अपने आप को यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी। बाकी ऐसी कोई संतान और विवाह के मामले में कोई कुंडली कमजोर नहीं है। यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा, मैंने इसके पीछे भी एक सिद्धांत बताया था कि सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा को और दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा को अमावस्या दोष नहीं लगता है। इस वजह से यहाँ पे भी डरने की कोई बात नहीं है। अष्टम भाव की स्थिति बहुत अच्छी, नवम भाव तो बहुत बढ़िया बना है, दशम भाव की स्थिति भी सामान्यतः बहुत अच्छी बनी है। मैं इसके लिए इस कुंडली को दाद देता हूं। कुंभ लग्न की कुंडली वर्गोत्तम, दशम भाव के अधिपति पंचम में, दशम स्थान के अधिपति स्वग्रही, दशम स्थान के अधिपति पंचम में, दशम स्थान के अधिपति स्वग्रही और गुरु स्वग्रही, द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्नेश होकर के व्यक्ति को बाहरी कंपनी या कई बार अपने कारोबार से धन कमाती है। चमड़ा का काम, मोबाइल का काम, इंटरनेट का काम, घूम घूम करके पैसे कमाने का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, या किसी भी तरीके से व्यक्ति धन कमाए तो उसके पास धन सदैव रहेगा और वो धन को सही दिशा और सही गति देने वाला होता है। वहीं नवांश कुंडली के अष्टम भाव पे जो केतु बैठे हैं वो पत्नी को चरित्रवान बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र और शनि का जो प्रभाव बना है वो पत्नी विवेकवान, सुखी और ज्ञानी होती हैं। उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्नी प्रेम करने वाली, दार्शनिक और चिंतन करने वाली, महत्वपूर्ण निर्णय देने में सहयोग देने वाली होती है। यह लग्न और नवांश कुंडली पे मैंने अभी और भी चर्चा करनी है, अभी आगे आपको और भी लेके आता हूँ। ये मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं।
तो नवम और दशम भाव इस कुंडली का बढ़िया बना है। और एक अच्छी बात इस कुंडली में ये है कि जरा ध्यान से जब देखेंगे तो लग्नेश स्वग्रही और जन्म कुंडली के ये भाव भी सुरक्षित हो गया, 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 ये भाव भी सुरक्षित हो गया। ये भाव कमजोर हो रहा है। हालांकि ये भी भाव, अगर इस भाव का स्वामी यहां ना बैठ करके यहां बैठ जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन फिर भी गुरु और सूर्य की दशा जातक को ससुराल से और बहुत सारी चीजों से अचानक से धन की प्राप्ति भी कराएगी। और उन दशाओं में जातक को अतिरिक्त लाभ होगा, वह अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल भी करने वाला होगा और उस दौरान उसके निर्णय सही भी होंगे। एकादशवें भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना आपको ये कहता है कि उस दशा काल में आपको किसी को देने से बचना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है और उस समय जो कुछ भी मिल जाए उस पर हमें अपने आप को संतोष में रख लेना चाहिए। 12वां भाव सुरक्षित, विदेश भाव सुरक्षित, 12वां भाव सुरक्षित, आपका व्यय सुरक्षित, 12वां भाव सुरक्षित, आपका समाज के लोगों से, बड़े जो लोग हैं उनसे भाव सुरक्षित। कोई आपका लाभ नहीं उठा सकता, कोई आपको नुकसान में नहीं ले जा सकता। उस दशा काल में, शनि के काल में, गुरु और शनि की दशा काल में व्यक्ति का धर्म बढ़ेगा, सूर्य और शनि की दशा काल में व्यक्ति का ज्ञान यश बढ़ेगा, मंगल और सूर्य की दशा में व्यक्ति की एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सावधानी इन दशाओं में रखनी चाहिए। नवमांश अगर कुंभ का बनेगा और नवमांश कुंडली का जो लग्न बना है वो भी बहुत ही प्रबुद्ध बना है, मतलब लग्न इस कुंडली के बहुत अच्छे बने हैं, ग्रह अच्छे बैठे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। एक बात और भी होगी, तो व्यक्ति का जो करियर होगा वो थोड़े बहुत संघर्षों के साथ शुरू होगा और वो जो धन कमाएगा वो कई बार अपने व्यापार से भी कमा सकता है। इतना ही नहीं, जो कारोबार को जो लेकर के जो दृष्टिकोण होता है दशमांशा चक्र में, वो वहाँ पे उसके सकारात्मक प्रभाव रहेंगे। मंगल और सूर्य के, जहाँ उच्च के मंगल सूर्य के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को धन की चिंता सताएगी, वो धन कमाना चाहता है और निश्चित रूप से वो प्रैक्टिकल बिहेवियर के साथ धन कमाएगा, क्योंकि नवम भाव पे शनि और बुध बैठे हैं। राहु यहाँ बैठे हैं, राहु इस भाव को देख रहे हैं और राहु यहाँ बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि से हर जगह राहु का संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे दशम स्थान से बन रहा है। दशम स्थान, वृश्चिक राशि तो नहीं पर दशम स्थान से अगर राहु का संबंध बन रहा है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर परमात्मा ने असीम क्षमता देकर के आपको भेजा है। उसको उजागर करिए, उसको आगे बढ़ाइए और कभी भी थकिए मत। विशेषतया अभी राहु की दशा तक आपको भरपूर काम करना होगा। उसके बाद जब राहु के बाद गुरु आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी स्वास्थ्य के मामले में, अपने धन को बचाने के मामले में। आप धन को कितना बचा पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसका सदुपयोग कर पाते हैं, ये गुरु की दशा में विचार करने वाली बात होगी। बाकी आपकी कुंडली में अगर ग्रहों के संबंधों के बारे में बात कर देते हैं तो चंद्रमा यहाँ मेष राशि में, नवांश कुंडली में सिंह राशि में, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख और यश की वृद्धि। सूर्य यहाँ कन्या राशि में और सूर्य यहाँ बैठे हैं सिंह राशि में। सूर्य की दशा में स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता है। मंगल यहाँ मिथुन राशि में, मंगल यहाँ मेष राशि में, मंगल की दशा में लाभ होगा। हमें बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, एनर्जी को सही जगह पे लगाने की आवश्यकता है। बुध यहाँ तुला राशि में, बुध यहाँ कुंभ राशि में। बुध की दशा में भी यश, धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, प्रेम और विवाह आदि में लाभ के योग बनेंगे। गुरु यहाँ बैठे हैं कन्या राशि में और यहाँ गुरु मीन राशि में। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में हमें लाभ, धन, व्यापार, कारोबार और पड़ोसियों के साथ संबंधों में अच्छाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। कोई भी अलग से नुकसान नहीं है इन दशाओं में। शुक्र जन्म कुंडली में यहाँ तुला राशि में बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र मिथुन राशि में बैठे हैं, यानी कि शुक्र की दशा में भी व्यक्ति का धर्म बल बढ़ेगा, परोपकार करेगा, तीर्थ करेगा, अनुभव बढ़ेगा और वो एक ही गलती बार बार नहीं करेगा। उसके प्रभावों में वृद्धि होगी, वो चरितार्थ करेगा कि वो एक सही और सच्चा आदमी है। शनि आपकी कुंडली में मकर राशि में और यहाँ पे शनि बैठे हैं मिथुन राशि में। इस वजह से शनि की दशा में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ऋण का लेन देन बचा करके करना होगा, किसी से दुश्मनी नहीं करनी होगी, यात्रा में सावधानी, अचानक बिना बताए कभी किसी के घर से ना जाएं और ना तो अपने घर से भी बिना बताए कभी जाएं। हेडेक बढ़े तो सावधान रहिए, वो कई बार परेशान करती है। चंद्रमा मेष राशि में, मीन राशि में, वृष राशि में जब कभी भी आएंगे तो आपकी राशि पे 7.5 चलेगा। इस दौरान आपको कई बार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट हो सकता है। शनि के बाद राहु की बात करते हैं। वृश्चिक राशि, यहाँ पे बैठे हैं मीन राशि में, तो त्रिकोण में जा रहे हैं और केंद्र में बैठे हैं। तो हालांकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान में राहु का बैठना उतना अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी वो भाव अच्छा है। इस वजह से आप राहु की दशा के लिए एक अच्छा लाभ प्राप्त करने के बारे में सकारात्मक विचार सोच सकते हैं। राहु की दशा तक रगड़ करके काम करने की आवश्यकता है।
नक्षत्र के आधार पर सूर्य चित्रा नक्षत्र में आपको सूर्य 26 डिग्री के और गुरु 6 अंश के बैठे हैं, पर वहां पे गुरु अस्त नहीं होंगे। बुध और शुक्र में शुक्र 28 अंश के बैठे हैं, वो जो भाव है वहां पे 28 अंश का बैठा ग्रह भी फल करता है। और 15 अंश के बुध बैठे हैं, वहां पे वो व्यक्ति के अपनी दशा काल में व्यक्ति को बचकानी हरकतें करने वाला या धर्म करने में जल्दबाजी करने वाला दिखा देते हैं। दिखा दिखा करके धर्म नहीं करना है। राहु बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, पर सामान्यतः उनकी दशा काल में व्यक्ति को फिर भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि उस भाव का अधिपति त्रिकोण में बैठा है। ये अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं शनि की, तो शनि 18 अंश के लग्न और लग्नेश का मान गुरु से प्रभाव होने के कारण और प्रभावित होने के कारण कुंडली अच्छी बन रही है, घबराने की कोई बात नहीं। कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में अगर होगा तो पेट से हो सकता है। ये कुंडली अपनी समस्त जिम्मेदारियों का बोझ वहन करेगी और बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी। विवाह, बच्चे, माता पिता, इन सब का सुख व्यक्ति देखेंगे और बढ़िया देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभ ग्रह के मामले में अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया है, शुक्र और बुध अच्छे हैं, काफी हद तक शनि भी बढ़िया बन रहे हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव ठीक ठाक देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त पे ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, जो कभी भी असफल होती ही नहीं है। अगर यह असफल होगी तो उसमें आपका दोष कहा जाएगा। नक्षत्र के आधार पर चंद्रमा जन्म कुंडली में मैंने बताया, यहाँ पे आपको अपने बहुत ज्यादा लंबी बीमारी का कोई खतरा नहीं है। मंगल आपको दार्शनिक और प्रबुद्ध बना रहे हैं, जबकि बुध आपको तार्किक बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपको बना रहे हैं चरित्रवान, जबकि शुक्रदेव आपको बना रहे हैं अनुभवी और धर्म करने वाला। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको इमोशनल और मानसिक रूप से चिंतित कर रहे हैं, जबकि राहुदेव आपको आक्रामक बना रहे हैं। केतुदेव आपको इमोशनल बना रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो शुक्र और बुध की दशा में, निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो आपकी कुंडली लाभ देगी जितना आप चाहते हैं। व्यक्तित्व ठीक है, धन ठीक है, मेहनत ठीक है, इकट्ठा करने पे कोशिश करिए, मन को शांत रखिए, अपने घर की पूजा, घर की साफ सफाई खुद से करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में व्यक्तित्व ठीक है, यश, प्रतिष्ठा, ये सब ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी कुंडली नौकरी और व्यापार में से व्यापार कर सकती है। प्राइवेट नौकरी का योग भी आपकी कुंडली में सामान्यतया लगा है। इस कुंडली में कंसंट्रेशन पे काम करना है, लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होगी। भाग्य को बल देने के लिए देवी मैया की उपासना और काल भैरव स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने सामाजिक छवि को जो धूमिल न हो, इस पे सदैव राहु की दशा में ध्यान रखना होगा। एक बात और बता दूं तो ये कुंडली प्राप्त करने में थोड़ी झिझक प्राप्त कर रही है, बजरंगबली की पूजा भी लाभान्वित करेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।